हम लोग का गॉस थ्योरम से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रहता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स, जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किसका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो देखिए, कुछ चीज़ों को हम लोग सिर्फ मैथमेटिकली डिफाइंड कर सकते हैं, जैसे वर्क। वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क आता है। उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो देखिए वर्क के साथ क्या है कि ये हम लोग जो रोज़ ज़िंदगी में सुनते रहते हैं तो बड़ी आसानी से दिमाग कुछ काम हो रहा है, बट फिजिक्स के लैंग्वेज में जाइएगा तो वर्क मतलब क्या होता है? एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स चूंकि एक नया टर्म है आपके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट थोड़ा यूज़ करते करते आसान हो जाएगा। तो पहले तो इसको मैथमेटिकली ही डिफाइंड होगा और सीधा आप अभी नहीं समझ पाइएगा, थोड़ा बहुत समझ पैदा होगा जब आप और थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ये दोनों चीज़ को अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो जो नया चीज़ हम लोग को मिलेगा, जो नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक तो इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ई डॉट एस। ऐसा इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब पूरे रीजन में जहां हम लोग को फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उस सराउंडिंग में जिस सरफेस, देखिए यहाँ पे फ्लक्स के लिए दो चीज़ का जरूरत है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कितना है, और दूसरा क्या? एरिया कितना है। एरिया वेक्टर के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे हम, बट एरिया कितना है। तो दो चीज़ का जरूरत है फ्लक्स के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया। तो अगर किसी रीजन में, किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है हर जगह पर, तो वैसे में हम लोग सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, हम लोग का फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा जगह हो सकता है, जैसे कोई एरिया दिया है, कोई सरफेस है, यहाँ फील्ड अलग है, यहाँ पे फील्ड अलग है, हर जगह फील्ड वेरिएबल है, तब आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ई डॉट डी एस, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस है छोटा सा एरिया, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट और फिर इंटीग्रेशन। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने वाला है, तब फ्लक्स क्या होगा? ई डॉट डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई डॉट एस। तो ये दो फ्लक्स के लिए रिजल्ट आपके दिमाग में याद होना चाहिए, चूँकि इसका गॉस थ्योरम में खूब इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो जरा एरिया वेक्टर, अभी जैसा आपको बताएं, एरिया वेक्टर को हम लोग समझते हैं। एरिया वेक्टर, जैसे मान लो ये डिस्क है, तो एरिया उरिया तो आप बहुत पहले से जान रहे हैं, इसका रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, मान लो स्फेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब आप एरिया जानते हो, एरिया का फार्मूला आप बहुत रटे हुए हैं, आपको उम्मीद है याद होगा। लेकिन यहाँ पर वर्ड है एरिया वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड एरिया का, और उसके साथ साथ क्या चीज़? डायरेक्शन भी। तो एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? तो यहाँ पर हम एक वर्ड लिखे हैं, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अब जरा ये शब्द को समझिए, मतलब जो भी सरफेस आपके पास है, जैसे मान लो ये पेज को, पूरे पेज को ले लो, ये पूरा पेज भी अपने आप में क्या है? सरफेस है। तो यहाँ पर अगर कहेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा। बट डायरेक्शन क्या लेंगे? तो जो भी सरफेस है उस सरफेस का परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस पे हम क्या किए? पेन ऐसे खड़ा कर दिए, तो ये सरफेस पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। सरफेस पे परपेंडिकुलर हो गया तो यही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। कोई भी सरफेस लेंगे, मान लो ये डिस्क है तो इस पे परपेंडिकुलर, जो भी सरफेस होगा उस पे परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या लिखे हैं? आउटवर्ड। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हुआ, सरफेस के परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या लिखे हैं? बाहर की तरफ। तो सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। अब ये अंदर और बाहर का कंसेप्ट तो आपको लेना पड़ेगा कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पेज को ले रहे हैं, तो इसके लिए आउटवर्ड, अगर हम नीचे से जाके देखेंगे, नीचे से अंदर से देखेंगे तो अंदर से बाहर इधर हुआ, ऊपर से देखेंगे तो बाहर की तरफ नीचे हुआ, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो तो सिचुएशन के आधार पे लेना पड़ेगा। मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाहर की तरफ होना चाहिए। और अभी देखते हैं हम लोग।
दूसरा चीज़ क्या लिखे हैं कि ये स्केलर है, चूँकि कोई भी दो चीज़ का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो नया क्वांटिटी पैदा होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्केलर होगा। दो चीज़ का डॉट प्रोडक्ट हम लोग को स्केलर देता है, तो फ्लक्स भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा आप यहाँ फ्लक्स देख रहे हैं, आगे जाइएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, घबराई मत। फ्लक्स यहाँ पे 2-3 जगह आपको मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है, स्केलर है। और इसका यूनिट क्या होता है कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या, न्यूटन पर कूलम हुआ, और फिर ये मीटर है, मैंने एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये यूनिट हो गया। और डायमेंशन निकालिएगा तो इतना आ जाएगा। आप चाहिए तो कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स के लिए क्या, MLT-2, लेंथ है तो लेंथ का L स्क्वायर हो गया, और कूलम का AT हो गया, सरियाएंगे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये याद रखना है। फ्लक्स के बारे में 2-3 छोटा छोटा पॉइंट है, मेन चीज़ है इसको अप्लाई करना। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अभी इसको प्रूव भी करेंगे कुछ सिंपल केस में। इसको रट जाना है कि अगर सरफेस क्लोज्ड है, सरफेस बंद है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सच सरफेस, ऐसे सरफेस के चलते जो कि कहाँ मौजूद है, प्रेजेंट इन सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा सरफेस क्लोज्ड है और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। अब ऐसा क्यों होता है, तो एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखा जाता है कि जितना फ्लक्स वहाँ इंटर करता है, घुसता है उस सरफेस में, उतना ही टोटल फ्लक्स वहाँ से बाहर निकलता है। तो फ्लक्स इंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग द सरफेस, इसलिए टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इसी चीज़ को हम इस एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से साबित करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके सरफेस को हम नंबर से नाम दे दिए हैं, इसको 1 नंबर दिए हैं, इस सरफेस को 2 नंबर नाम दिए हैं, और ये बाकी जो गोल वाला यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो सरफेस होगा इसको 3 नंबर नाम दिए हैं। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में मौजूद है। हम लोग को यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना है। अभी जो हम लिखे हैं उसके मुताबिक टोटल फ्लक्स यहाँ 0 आना चाहिए। अभी आप देखिए कितना होता है। अब 1 नंबर सरफेस, देखिए फ्लक्स स्केलर है, स्केलर में जब हम लोग जोड़ते हैं स्केलर को तो अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा का फ्लक्स निकाल के जोड़ दीजिए, तो टोटल फ्लक्स अपने आप आ जाएगा। जैसे इसमें हम लोग को निकालना है इस पूरे सिचुएशन में, तो इसके चलते फ्लक्स निकालेंगे, इसके चलते फ्लक्स निकालेंगे, और इसके चलते फ्लक्स निकालेंगे। तो तीनों सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स अपने आप हम लोग को मिल जाएगा। तो फ्लक्स निकालने का तरीका यही अपनाएंगे, हर छोटा छोटा टुकड़ा का फ्लक्स निकाल के ऐड कर देंगे। अब 1 नंबर सरफेस, इसका फ्लक्स निकालेंगे, तो इस सरफेस में जाएंगे तो इस, देखिए ध्यान से, अभी एरिया वेक्टर का कंसेप्ट आएगा। जैसे ये सरफेस अगर आपसे कहा जाए, हम लोग का ये मेरा क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हुआ आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। इस सरफेस में जाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हुआ आउटवर्ड और परपेंडिकुलर, और ये सरफेस में जाएंगे, ये 3 नंबर सरफेस में जाएंगे तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। अब अलग अलग टुकड़ा में आइए, पहला सरफेस का निकाल रहे हैं, सरफेस 1 का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इसका एरिया मान लो ए है, तो इसका एरिया ए हो गया इंटू cos 180, चूँकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो cos 180 का वैल्यू -1, तो ये -1 लेंगे तो -EA, यानी सरफेस 1 के चलते हम लोग का निकल गया क्या चीज़, फ्लक्स। सरफेस 2 में चलते हैं, इस सरफेस में चलते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर cos 0 डिग्री। चूँकि वहीं जब हम लोग ये जो टर्म है E.S, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ES cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट क्या, A.B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो यहाँ पर भी AB cos थीटा। फ्लक्स के लिए डेफिनेशन क्या था जब यूनिफॉर्म हो फील्ड, तो E.S मतलब क्या, E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, S हो गया एरिया, और थीटा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे इस सरफेस का लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। इस सरफेस का जब लिए तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो इसलिए पहले वाले सरफेस यानी 1 में EA cos 180 तो -EA, दूसरे में EA cos 0 तो +EA, और ये तीसरा में जाएंगे तो इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो भी एरिया होगा, A' कर दे रहे हैं चूँकि इसके एरिया कुछ अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, cos 90, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री आ गया हम लोग का। तो
इसमें cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा चीज़ हो गया 0। तो φ1 φ2 φ3, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो हर इंडिविजुअल सरफेस के फ्लक्स को हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। फ्लक्स स्केलर है, अलग अलग टुकड़ा का निकाल के जोड़ दो तो टोटल फ्लक्स आ जाता है। तो इस टुकड़ा का फ्लक्स हुआ मेरा -E है, इस टुकड़ा का फ्लक्स हुआ +E है, और बाकी इस वाले तीसरे पार्ट का 0। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो -E है, +E है और 0, तीनों ऐड करेंगे 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। नॉन यूनिफॉर्म में 0 नहीं होता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।